मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है अलवर का मेव विद्रोह 1932-33। इसके पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था नीमू चाना का हत्याकांड, जिसे मैंने उपशीर्षक दिया था अलवर राज्य का किसान आंदोलन भाग 1। उसी क्रम में ये मेरा दूसरा वीडियो है, जिसको मैंने टाइटल तो दिया है अलवर राज्य का मेव विद्रोह 1932-33, किंतु इसे हम उपनाम दे सकते हैं अलवर राज्य में किसान आंदोलन भाग 2। ये दूसरा एक महत्वपूर्ण आंदोलन है अलवर राज्य का। मैं अपना वीडियो आगे शुरू करूं उसके पहले पुनः दर्शकों से कहना चाहूँगा कि वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय घंटी के जो आइकॉन है, घंटी का बेल आइकॉन, उसे ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा तो वह स्वतः ही आप लोगों तक पहुंचेगा। जो मैं बात करता हूं मेव विद्रोह के बारे में, तो मेव विद्रोह एक बहुत बड़ी घटना है अलवर राज्य की, जिसने अलवर राज्य में राजनीतिक उथल पुथल पैदा कर दिया था। और इसकी जो दंतकथाएं हैं वे आज भी उन क्षेत्रों में प्रचलित हैं, जिसे लेकर के कई तरह के वर्जन सामने आते हैं। हिस्टोरिकली व्हाट इज़ द फैक्ट, ये मुझे इसमें मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। और नीमू चाना के आंदोलन की तुलना में मेवों का जो विद्रोह है ये भी आंदोलन, किंतु उसने विद्रोह का रूप धारण कर लिया। इसलिए मैं इसको विद्रोह कह के संबोधित कर रहा हूँ। तो इसके जो विस्तार है और व्यापकता है वह नीमू चाना से कहीं ज़्यादा गहरी है, किंतु ये मुख्य रूप से ये एक ही कम्युनिटी, मेव कम्युनिटी का आंदोलन था, जिसने विद्रोह का रूप धारण कर लिया। एक क्षेत्र है जो राजस्थान में भी है और कुछ पार्ट इसका यूपी और हरियाणा में है, जिसे मेवात कहते हैं। मेवात में खास तौर पर अलवर, भरतपुर, गुड़गांव और मथुरा के जो क्षेत्र हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं। मेव एक ऐसी कम्युनिटी है जिनके बारे में वैसे तो ये भी कहते हैं कि मैं पक्के तौर पर नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मैं कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स या जो वर्जन्स मिलते हैं उसके बारे में कहते हैं कि यह कम्युनिटी जो मेव कम्युनिटी है ये मेर और मीणा कम्युनिटी जैसी ही कम्युनिटी है। और कुछ जो इन कम्युनिटीज़ के अगुआ हैं वे इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि हम लोगों का ओरिजिन मेर, मेव एंड मीणा तीनों का एक से ही मानते हैं। तो ये जो मेव हैं ये क्या है कि अब तो स्थिति भिन्न है, किंतु जिस समय आंदोलन है उस समय क्या है कि मेव जो हैं मुसलमान हैं और इस्लाम के साथ जो उनकी एफिनिटी है ये सिंबॉलिक है, मतलब एक सांकेतिक है। जबकि उनके आध्यात्मिक जीवन में भी अन्य धर्म जो वहाँ लोकप्रिय हैं, जो देवता हैं या लोक देवताएँ हैं, लोक संत हैं, या इवन क्योंकि जो मेजर एरिया है ये कृष्ण भक्ति से संबंधित है, तो कृष्ण भक्ति में भी इन लोगों की आस्था रही है। आज भी वे कई जगह दर्शन करने और परिक्रमा वगैरह करने जाते हैं। तो ये जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी का जो आंदोलन हुआ उसको कुछ लोगों ने एक सांप्रदायिक आंदोलन के रूप में डिपिक्ट किया है, उसका वर्णन किया है, किंतु यह सत्य से परे है। क्योंकि मेवों का जो आंदोलन है वो आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ, किंतु आगे कुछ ऐसी हैपनिंग्स हुई कि इसने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया और इतना विभत्स रूप धारण कर लिया कि अंग्रेज़ों को अलवर राज्य की सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ी। न केवल हाथ में लेनी पड़ी, वहाँ के महाराजा को अपदस्थ भी कर दिया गया। तो मैं इसी क्रम में इस बात को उठाऊंगा कि भाई ऐसी क्या विशेष बात थी जो ये विद्रोह हुआ। वैसे तो ये माना जाता था ये शांति प्रिय और मेहनतकश किसान कौम है मेव, जो इस तरह के विद्रोह या अराजकता व्यवस्था नहीं फैला सकती और अपने अन्य लोगों के साथ भी, चाहे वे धर्म से अलग हों चाहे जाति से अलग हों, उनके साथ भी उनका सद्भावनापूर्ण संबंध था। किंतु इस विद्रोह के बाद हम देखते हैं कि वो सद्भावना काफ़ी कुछ टूटती हुई नजर आती है। तो मुख्य तौर पर तो लोग कहते यही है कि भाई 1931 का जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट है, उस आर्थिक संकट का प्रभाव
सभी जगह पर था, और वो एक प्रमुख कारण न केवल अलवर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जो किसान और मजदूरों के आंदोलन हैं उनका एक कारण बनता है। लेकिन ये एकमात्र कारण ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेव जो इलाका है ये अलवर स्टेट के अंतर्गत है, और अलवर स्टेट में जो नया भू राजस्व प्रबंधन 1922 का हुआ उसका विरोध नीमू चाणा में देखा गया। तो 1925 में नीमू चाणा के विद्रोह को जिस निर्दयता के साथ दबा दिया गया, उसके बाद लंबे समय तक अलवर राज्य के किसानों ने राज्य के विरुद्ध कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं की, और वैसे भी उस विद्रोह के परिणाम स्वरूप राज्य की ओर से भी कुछ उदार नीति अपनाई गई। इस वजह से भी जो बढ़ रहा असंतोष था वो कम रहा। किंतु जो 1932-33 का विद्रोह है उसमें क्या है कि हम तुलनात्मक रूप से, क्योंकि जो उनके डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें मेव अपनी शिकायतें राज्य के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो जो चीज़ निकल कर के आती है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो वे अपनी पड़ोसी जो गुड़गांव है, गुड़गांव ब्रिटिश इंडिया का पार्ट इस समय है, पंजाब का पार्ट है, तो वहाँ पर भी मेव निवास करते हैं और अलवर स्टेट में भी निवास कर रहे थे। तो उनके में आपस में तुलना होती थी कि राज्य को उनसे कितना टैक्स वसूल करता है। तो सबसे बड़ी शिकायत जो मेव थी वह ये थी कि जहाँ गुड़गांव में सिंचित भूमि पर एक प्रति बीघा 1 रुपया 2 आना का राजस्व लगता है, वहीं अलवर राज्य में यह राशि 8 रुपये से लेकर के और 4 रुपये 2 आना तक है। तो ये उसके समान की जाए, ये मांग अलवर के मेवों की थी। इसी तरह से क्या है कि उनका ये कहना था कि जब गुड़गांव में किसी राज्य कार्य के लिए ज़मीन ली जाती है, सरकार द्वारा भूमि आवंटित की जाती है, चाहे वो सड़क के लिए या कोई और पब्लिक यूटिलिटी के लिए, तो गुड़गांव के जो किसान हैं उनसे जब भूमि ली जाती है तो उनको मुआवजा मिलता है। जबकि अलवर राज्य में यदि भूमि अधिग्रहण होता है राज्य कार्य के लिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए, तो किसानों को किसी तरह का मुआवजा नहीं मिलता, कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। अब इसका कारण तो यही हो सकता है कि जहाँ ब्रिटिश इंडिया है गुड़गांव, तो वहाँ जो राइट्स हैं पेजेंट्स के वो अलग हैं और एक प्रिंसली स्टेट्स में अलग हैं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स में चाहे ये खालसा के ही किसान थे किंतु फिर भी वे एक्सक्लूसिव पावर वो नहीं थी, राज्य की ही ज़मीन मानी जाती थी, और जब राज्य ने राजकाज के लिए ज़मीन ले ली तो कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता था, जो अनुचित था। एक तो ये 2 बातें ये निकल करके आई। तीसरा ये था कि अकाल के दौरान पर्याप्त राहत कार्य अलवर में नहीं होते, जबकि ब्रिटिश इंडिया के गुड़गांव क्षेत्र में राहत कार्य आरंभ हो जाते हैं ताकि किसान वहाँ अपना श्रम करके और अपना जीवन यापन कर लेता है। तो उनका ये कहना था जैसे राज्य की ओर से यहाँ कोई किसानों को ऋण देने की व्यवस्था नहीं है, जबकि तकावी ऋण की व्यवस्था जो गुड़गांव में थी वो ज़्यादा बेटर थी, तो ये मांग करते थे अलवर में भी इसी तरह की व्यवस्था कायम हो। इसके अलावा 1-2 इश्यू और थे। एक शब्द मैंने पहले भी यूज़ किया नीमू चाणा के संबंध में, रूंध। रूंध क्या थी? रूंध ये लोकल भाषा में रूंध का मतलब जैसे रूंधना होता है, किसी चीज़ को पैरों से रूंधते हैं, तो रूंध वो फॉरेस्ट है जो रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता था और राज्य की ओर से वो संरक्षित वन थे। उन संरक्षित वनों के आसपास रहने वाले किसानों के खेतों में जंगली जानवर अक्सर नुकसान कर देते थे और किसान को जंगली जानवर को मारने का अधिकार नहीं था, तो वो इसे बहुत असुरक्षित समझते थे। इन रूंधों का होना उनके लिए बहुत कष्टदायक है, तो उनकी डिमांड ये थी कि जो साइज है रूंध की उसको कम किया जाए, नई रूंध बनाई नहीं जाए और उन्हें उनके खेती में नुकसान करने वाले जानवरों को मारने का अधिकार दिया जाए। इसके अलावा उनकी डिमांड थी कि पालतू पशुओं के आयात निर्यात पर, जिसमें खास तौर पर बैल, गाय, भैंस, इनके आयात निर्यात पर सीमा शुल्क नहीं लिया जाए, ताकि किसान जो खेती कर रहे हैं उनकी माली हालत ठीक रहे। और इनके अलावा सबसे बड़ी बात ये थी कि जो बेगार प्रथा है, बेगार प्रथा राजस्थान के जागीर क्षेत्रों में हुआ ही करती थी, लेकिन अन्य सभी राज्यों के खालसा क्षेत्रों में भी होती थी। तो यहाँ खालसा क्षेत्र में बेगार प्रथा थी, जिसमें खास तौर पर जो काम होते थे राज्य की ओर से, बांध बनाने के, सड़क बनाने के, घास काटने के, रूंधों की सफाई करने के, महाराजा की शिकार यात्रा के समय, उस समय इनको बिना किसी उजरत या वेतन या मजदूरी के जो है काम पर लगा दिया जाता था। तो इसको पूरी तरह
प्रतिबंध करने वाली बात उन्होंने की। तो 1932 की जिसकी मैं बात करता हूँ, तो जनवरी 1932 में तिजारा, किशनगढ़, रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ निजामतों के, ये निजामतें थी, जिले थे। तिजारा, किशनगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, ये मेव बाहुल्य निजामतें थीं। तो यहाँ के मेव किसानों ने भू राजस्व अदा करने से इनकार कर दिया। उसका कारण यह था कि बाढ़ के कारण पिछली फसल नष्ट हो गई थी और इसलिए वे राजस्व अदा करने की स्थिति में नहीं थे। मुद्दा यहाँ से शुरू हुआ और आगे मेवों ने ये देखते हुए कि भाई जब हमने ये तय कर लिया है तो हमें यूनिटी करनी चाहिए, ताकि राज्य की ओर से यदि कोई दमनात्मक कार्रवाई होती है तो हम उसका मुकाबला कर सकें। तो गांव-गांव में पंचायतें करके मेवों ने अन्य जगहों से भी अपने समर्थन जुटाया और उन्होंने अपने आंदोलन को मजबूती प्रदान की। इसी बीच में एक जो घटना घटती है वो ये है कि जून 1932, अब मैं पहले जनवरी 1932 की बात कर रहा हूँ, जिसमें मेव किसानों ने केवल राजस्व अदा करने से मना कर दिया और वे अपने आंदोलन को चलाने के लिए पंचायतों का, जो ट्रेडिशनल पंचायत थी उनका सहारा लिया। लेकिन जून 1932 में एक घटना और घटी। अलवर राज्य में एक जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट पारित हुआ और इस रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, ये जो ऑफ सोसाइटी एक्ट जो था, इसमें प्रावधान ये रखा गया कि कोई भी संस्था, चाहे वो समाज सेवी हो, शिक्षा की हो, जो भी कार्य करती हो, उसको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। तो ये मेवात इलाके में क्या है कि कुछ इस्लामिक संगठनों की तरफ से मेवों के बीच में शैक्षणिक कार्य चल रहे थे और जिसमें खास तौर पर एक संगठन का नाम आता है, उसका नाम था अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम, जो मेवों में शिक्षा का कार्य कर रही थी। तो उनको ये लगा कि उनको सारे मदरसे या जो भी उनकी संस्थाएं चल रही हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। न केवल ये, बल्कि ये भी शर्त थी कि इनमें जो अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे उनके लिए राज्य से अनुमति ली जाएगी और जहाँ तक संभव हो बाहर के लोगों को शिक्षक नहीं लगाया जाए। तो ऐसी जो एक कानून बना उसने और ऐड कर दिया और जो इस्लामिक या कहें सांप्रदायिक संगठन थे उन्होंने मेवों को समर्थन देना शुरू कर दिया, ताकि वे, जो उनका भी कॉज चल रहा है अगेंस्ट दिस रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट, तो वो भी उसमें वो अपना जो है काम बना लें। तो ऐसी स्थिति में ये हुआ कि आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि जो लोग कंसर्न नहीं थे खेती से और इस्लाम वाले लोग थे, उन लोगों का एक समर्थन इनको प्राप्त हो गया। इस समय तक तो जो कम्युनल फोर्सेज हैं वो काफ़ी पावरफुल, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 1932 की, उस समय तक तो काफ़ी कुछ सांप्रदायिकता का जहर घुल चुका होता है। तो इसमें ये हुआ कि जब राज्य की ओर से यह तय किया गया कि किसानों से जोर ज़बरदस्ती करके, उनकी प्रॉपर्टी नीलाम करके या उनके घरों में जो उपलब्ध है उससे पूर्ति करते हुए राजस्व वसूल किया जाए। और राजस्व वसूली के लिए एक वातावरण बनाने के लिए जो नाजिम, निजामत का जो अधिकारी होता था, नाजिम होता था, वो निजामत जिला और नाजिम कलेक्टर। तो जो नाजिम था वो नाजिम जो है जगह जगह जा कर के गाँव में अपने कैंप लगाने लगे। तो जो किशनगढ़ निजामत है, जो किशनगढ़ अलवर शहर से बहुत ही नज़दीक जगह है, तो किशनगढ़ निजामत का जो नाजिम था उसको एक धमोकर नाम का गांव था, उस गांव में मेवों ने घेर लिया और उसे वो छोड़ने तक को तैयार नहीं हुए और मेवों ने खुले विद्रोह की घोषणा कर दी राज्य के विरुद्ध। मजबूर होकर के राज्य की ओर से सैनिक कार्रवाई की गई और उस सैनिक कार्रवाई से बचने के लिए इन्होंने, और इनके जो आंदोलन है उसने विकराल विद्रोह का रूप धारण कर लिया। उन्होंने, अभी तक तो मेवों में आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने अपने क्षेत्रों में, मेव बाहुल्य क्षेत्रों में अन्य किसानों को भी राजस्व न देने के लिए मजबूर किया, उनको अपने साथ रखने के लिए। और इतना ही नहीं, सभी जाति के और सभी धर्म के किसानों से बलात् धन भी इकट्ठा किया ताकि आंदोलन का संचालन कर सकें। और वो इस तक पे उतर आए कि उन्होंने इन कस्बों में, क्योंकि ये किशनगढ़ और ये लक्ष्मणगढ़, ये जो है तिजारा, ये सब कस्बे हैं, इन कस्बों में व्यापारी वर्ग भी रहता था। तो उन्होंने 22 दिसंबर 1932 को मेवों के एक समूह ने किशनगढ़ में बनियों के घर में डाका डाला। तो स्थिति और भयानक बन गई और स्थिति ये हुई कि मेवात क्षेत्र में
इन मेव विद्रोहियों ने राज्य प्रशासन को पंगु बना दिया और वहाँ पर इनका राज्य एक तरह से चलने लगा। कस्टम की जो चौकियाँ थीं, सीमा शुल्क की जो चौकियाँ थीं, उन चौकियों को आग लगा दी गई। वहाँ अगर कोई थोड़ा बहुत चेस्ट में धन वन मिला तो वो भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। रूधों में जो है अपने जानवर हाँक दिए और रूधों में जंगली जानवरों को मारा गया। तो इस तरह से इन्होंने अपना एक रूप दिखाया। जनवरी 1933 में मेव विद्रोह का विस्तार इतना अधिक हो गया कि जो मेवात क्षेत्र के अन्य धर्म के लोग थे उनमें भारी बेचैनी बढ़ने लगी और लगा यदि राज्य ने सही समय हस्तक्षेप नहीं किया तो ये जो मेव हैं ये यहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे। तो इन स्थितियों में राज्य ने सेना तो भेजी, लेकिन सेना क्या है, जो क्षेत्र मेवात के पहाड़ी और जंगली क्षेत्र थे उनमें उन्होंने मेवों ने पहले से ही ऐसी डिफेंसिव पोजीशन ले ली कि राज्य की सेनाएं वहाँ ऑपरेशन में असमर्थता महसूस करने लगी। तो राज्य ने ये जो सैन्य दल थे उन्होंने मैदानी इलाकों में, और मैदानी इलाके खास तौर पर लक्ष्मणगढ़, एक निजामत इसकी बात कर रहा हूँ, लक्ष्मणगढ़ और पास में टाउन है गोविंदगढ़, ये दोनों ही जगह जो हैं एकदम मैदान में हैं और ये मेव बाहुल्य क्षेत्र है। और ये भरतपुर राज्य के साथ इसकी सीमाएं उसमें भरतपुर राज्य के साथ लगती थी, अब दूसरे जिलों के साथ लगती हैं, खासतौर पर भरतपुर जिले के साथ लगती हैं, अब नया जिला और बन गए। खैर, तो ये जो लक्ष्मणगढ़ और गोविंदगढ़ का जो इलाका है यहाँ पे इन्होंने कार्रवाई की और 7 जनवरी 1933 को विद्रोही मेवों के एक दल ने इस गोविंदगढ़ में राज्य की सेना पर ही आक्रमण कर दिया और राज्य के सैन्य दल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस ऑपरेशन में लगभग 40 मेव मारे गए, किंतु वे और वायलेंट हो गए और मेवों ने हिंदुओं के घरों को जलाना और लूटना शुरू कर दिया। तो स्थिति बद से बदतर हो गई। तो ऐसी स्थिति में ये जो महाराजा हैं, महाराजा असमर्थ थे और उधर जो गवर्नर जनरल हैं उनकी ओर से इंसिस्टेंस थी कि यदि इस आंदोलन को यहीं नहीं दबाया गया तो ये जो एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ गुड़गांव, मथुरा और भरतपुर हैं यहाँ भी आंदोलन फैल सकता है। तो ब्रिटिश इंडिया में इस आंदोलन के खतरों को भांपते हुए गवर्नर जनरल ने इस पर जोर दिया कि यहाँ इस पर कार्रवाई की जाए। और इसी बीच अंग्रेजी सरकार ने 1 मार्च 1933 को मिस्टर वाइलिया ICS अधिकारी को भू राजस्व विभाग के चार्ज के साथ साथ उसे अलवर राज्य का दीवान नियुक्त कर दिया। राज्य की सारी शक्तियाँ इस दीवान को सौंप दी गई और जो महाराजा साहब थे उनका प्रशासन नहीं चाहता था कि यहाँ पे और कड़ी सैनिक कार्रवाई हो, लेकिन अंग्रेजी नियंत्रण में पुनः कार्रवाई की गई, तब जा करके इस विद्रोह को दबाया जा सका।